हेलो। तो कहाँ थे बेटा हम? एक न्यूक्लियस माना था हमने। न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन्स होते हैं। और प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। आप ये बात आज जान चुके हैं, एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा? प्लस का 1e। प्लस का 1e कितने के प्रोटॉन के ऊपर होता है? एक प्रोटॉन के ऊपर। न्यूक्लियस के पास कितने प्रोटॉन्स हो सकते हैं बेटा? एक, दो, तीन, चार, पाँच, कुछ भी हो सकता है। तो हम ये बात जानते हैं कि एक किसी भी एक एटम के न्यूक्लियस के पास उतने प्रोटॉन्स होते हैं जितना उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो एक प्रोटॉन पे चार्ज +1e है। तो z प्रोटॉन्स पे जो टोटल चार्ज आने वाला है यूनिटरी मेथड को लगा के, वो आएगा प्लस का ze। ये कितने प्रोटॉन्स पे चार्ज होगा बेटा? z प्रोटॉन्स पे। कितना? ze। अब बेटा कोई भी जो चार्ज होता है ना, कोई भी चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दुनिया का कोई भी चार्ज होगा, उसकी अपनी एक फील्ड होती है। फील्ड बोलने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर इस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट होगा, तो उस चार्ज पे, जो दूसरा चार्ज है, उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा इस चार्ज की वजह से, पहले वाले की वजह से। मान लेते हैं कि Q1 चार्ज है और इस Q1 चार्ज की ये एक फील्ड है, मान लेते हैं स्फेरिकल होती है, फील्ड जो होती है स्फेरिकल होती है। पॉजिटिव चार्ज माना मैंने Q1, और मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है Q2। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होनी चाहिए? अट्रैक्शन होनी चाहिए। बट ये जो Q2 है, क्या वो फील्ड के अंदर है? तो इस पर कोई भी अट्रैक्शन नहीं लगेगी इस चार्ज की वजह से। अट्रैक्शन कब लगती? जब ये यहाँ पर भी होता ना, इस फील्ड में लास्ट पॉइंट पर भी होता, तब भी लग जाती। क्या बोला है कि कोई भी जो चार्ज होता है उसकी क्या होती है? एक फील्ड होती है। उस फील्ड में अगर कोई पार्टिकल प्रेजेंट होगा, तो पहले वाले चार्ज की फील्ड में अगर कोई दूसरे वाला चार्ज है, तो ही उस दूसरे वाले चार्ज पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अट्रैक्टिव कब लगेगा? जब दोनों के, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। रिपल्सिव कब लगेगा? जब सिमिलर चार्जेस होंगे, जब दोनों पॉजिटिव हों या दोनों क्या हों? नेगेटिव हों। यहाँ तक बात समझ में आई? अब हमारे पास क्या आ रहा है बेटा? एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है। एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है हमारे पास, और अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या होता है? शायद +2 होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? He2+। अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है। इस न्यूक्लियस के पास चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि फील्ड में ही नहीं है। तो अल्फा पार्टिकल की लेट से इनिशियल जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड कितनी है बेटा? कुछ इसकी v मान लेते हैं। इनिशियल स्पीड कितनी है? v है। और अगर इनिशियल स्पीड नहीं समझना तो आप ऐसा समझिए, इनिशियल इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अगर आप स्पीड को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखें तो ½ mv² लिख सकता हूँ मैं। और अभी ये अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। यहाँ पर मान लो, और मूव करा, और मूव करा, और मूव करा, और मूव करा। यहाँ पहली बार इस ए पॉइंट को मैंने नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया? पॉइंट ए। इस पॉइंट पे क्या होगा? इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू होगा। वाई रिपल्सिव? लाइक चार्जेस। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, फोर्स होता है जो K Q1 Q2/r²। फोर्स जो होता है ना K Q1 Q2/r², ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ऐसा मान लीजिए, ये तभी लग सकता है जब कोई बंदा फील्ड में हो दूसरे बंदे की। क्योंकि ये जो फोर्स होता है वो कैसा फोर्स होता है बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कैसे फोर्स होते हैं बेटा? तो इस पॉइंट पर इस अल्फा पार्टिकल के पास टोटल एनर्जी कितनी बोलेंगे बेटा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किस पर? इस मान लेते हैं, इस पॉइंट को नाम क्या देते हैं? कुछ है, इसको एक काम करते हैं, इसको नाम बी दे देते हैं और इसको नाम देते हैं ए। तो इस पॉइंट के पास क्या इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी? नहीं। क्योंकि बेटा पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी? जब कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगे। कंजर्वेटिव फोर्सेस तो बी से पहले लग नहीं सकते। बी पॉइंट पहली बार होगा कि जब इसके पास क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स भी आ जाएंगे। बट एज वी नो, क्या एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर इसके पास पहली बार पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो इसकी अगर वो बड़ी है तो कोई कम भी होगी, और वो कम कौन सी होती है? काइनेटिक कम होती है। जैसे जैसे ये आगे जाएगा, आपने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस के कम होने से बढ़ती है। पढ़ा है आप लोगों ने? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बेटा? हमने K Q1 Q2/r। अगर r कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, राइट? जैसे 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 डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस क्या होगा? कम। पोटेंशियल क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। पोटेंशियल बढ़ रही है तो कौन सी कम हो रही होगी? काइनेटिक। और एक टाइम पर ऐसा आएगा कि एक ये सी पॉइंट होगा,
जिसके बाद इसकी काइनेटिक क्या हो चुकी होगी, बिल्कुल ख़त्म। तो इस सी पॉइंट पर, एट पॉइंट सी इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो चुकी होगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो चुकी होगी, मैक्सिमम। जितनी बढ़नी थी बढ़ ली। इस सी पॉइंट के आगे जा सकता है ये नहीं, क्योंकि आगे जाने के लिए इसके पास क्या होनी चाहिए बेटा, स्पीड होनी चाहिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। तो ये वो नियरेस्ट पॉइंट है कि जब एक अल्फा पार्टिकल एक एटम के पास आ सकता है, एक एटम के न्यूक्लियस के पास आ सकता है। तो एटम के सेंटर से लेके इस पॉइंट का ये जो डिस्टेंस है, इसको मैं बोलता हूँ आर मिनिमम। इसी को क्या बोल सकता हूँ बेटा मैं, या फिर इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्योंकि कोलिजन करने के लिए कोलिजन तो हो नहीं पाएगा, पहली बात तो पॉजिटिव पॉजिटिव कभी चिपक तो सकते ही नहीं है। कोलिजन, तुम क्या लगता है अल्फा पार्टिकल आके टक्कर मार दे, पॉजिटिव है बेटा वो, अल्फा पार्टिकल क्या है पॉजिटिव, ये इसको दूर नहीं भगाएगा। इस डिस्टेंस से मान लो ये वो डिस्टेंस था कि जब वो मैक्सिमम पास आ सकता है। ऐसा मान लीजिए कि आपको मान लो पाकिस्तान जाना है, ठीक है, इंडिया से आप पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं इलीगली, ठीक है, लाइसेंस पासपोर्ट वासपोर्ट कुछ नहीं है आपके पास, तो जो नियरेस्ट पाकिस्तान तक आप जा सकते हो, इंडिया के वो पार्ट जहाँ से पाकिस्तान आप सबसे नियरेस्ट क्लोजेस्ट है, तो वो ये है। इसके आगे आप नहीं जा सकते ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है। तो इसी को मैं क्या बोलता हूँ बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो मुझे बताइए एट पॉइंट सी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम, और इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो। या फिर मैं ऐसा बोलूँ इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जितनी भी थी वो सारी किस में कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो मैं लिखने वाला हूँ एट पॉइंट सी काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल थी वो क्या बन चुकी है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जितनी उसके पास क्या थी, काइनेटिक। तो अब बताइए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या पता आपको, सीधा काइनेटिक एनर्जी ना दे, वो स्पीड दे दे। तो स्पीड दे देगा तो क्या करना है आपको, हाफ एम वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू टू बाई आर। तो आपको एम पता है किसका, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे रखी या बेटा, यहाँ तो वो ये दे दे सबसे बेस्ट, वो ये नहीं देगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या देगा, मास, इलेक्ट्रॉन की दे देगा स्पीड, हाफ। के पता होगा, क्या के क्या होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दोनों चार्जेस पता होंगे, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है, +2e, सेकेंड वाले पे भी पता होगा, यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं। थर्ड, यहाँ तो पहला ये दे देगा, पर बेटा बहुत कम है इसके आने के चांसेस, सेकंड ये दे सकता है। थर्ड, थोड़ा सा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की फॉर्म में भी दे सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी को किसकी फॉर्म में दे सकते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। हाँ जी, क्या होता है, अगर मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूँ एम से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूँ एम से, कर दूँ एम से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, और यहाँ लिखूँगा काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे बताइए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू एम वी। किसका फॉर्मूला होता है बेटा, P इज इक्वल्स टू हाफ एम वी इंटू एम अपॉन एम। लिख सकता है ऐसे में, बोलिए हाँ या ना। तो बेटा ये था मेरे पास, इधर देखिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ था हाफ एम वी स्क्वायर, ऊपर नीचे मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, मास से। अगर ऊपर और नीचे में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, एक ही चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई शायद दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो इस m को m लिखा और इस v स्क्वायर को मैंने वी लिख दिया, और m, तो m इंटू एम क्या होगा, m स्क्वायर, v इंटू वी क्या होगा, तो इसको मैं p स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे। हाँ जी, अगर बेटा ऊपर देखो p स्क्वायर क्या होगा, m स्क्वायर v स्क्वायर नहीं होगा, p स्क्वायर अपॉन। तो काइनेटिक एनर्जी को ये भी लिखने का एक तरीका होता है, ये वैसे आपको सर पढ़ाएंगे वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि पी स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आपको मोमेंटम दे देगा, पुट मोमेंटम, पुट मास, किसका मास, इलेक्ट्रॉन का, पुट के, पुट क्यू, पुट सेकेंड चार्ज, यू विल गेट द आर। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको किस में डालनी है बेटा, SI यूनिट में डालनी है, एक बात का ध्यान रखना, ठीक है। के क्या होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चार्जेस की ऐसा यूनिट कूलम्स होगी, बहुत Q1 जो दोनों चार्जेस है Q1
एंड Q2 वो किस में डालेंगे आप, कूलम्स में डालेंगे। आर आर आपका आएगा तो मीटर्स में आएगा। एम किस में डालेंगे, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मास की यूनिट क्या होती है, केजी। किसका मास है, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ठीक है, वी क्या होती है, स्पीड, वेलोसिटी नहीं बोलना है, स्पीड बोलना है। और जो कि किस में डालेंगे, मीटर पर। जब सारी चीज़ें आप एसआई में डालेंगे तो आपके पास आर जो आएगा वो भी किस में आएगा, एसआई में ही आएगा, और जो कि शायद होता है मीटर्स। ठीक है, एसआई किस में आ जाएगा, मीटर्स में आ जाएगा। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, मीटर्स तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक एटम के लिए अल्फा पार्टिकल का डिस्टेंस आप मीटर में बता रहे हो तो शायद अजीब नहीं लग रहा है ये। तो इस मीटर को किस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी एक छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने कह दूं एक एटम का जो मास है वो किलो में कितना होगा, आप बोलोगे 10⁻⁻⁻ में आएगा। इससे बेटर कि आप एएमयू में बताओ, राइट। तो आपको कन्वर्जन्स पता होनी चाहिए। जैसे 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर। जैसे कि मैं 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁻2 मीटर लिख सकते हैं। वैसे ही 1 मिलीमीटर को क्या लिख सकते हैं बेटा, 10⁻³ मीटर, राइट। वैसे ही 1 एंगस्ट्रॉम को लिख सकते हैं आप 10⁻⁻10 मीटर्स। 10⁻⁻10 मीटर क्या होता है बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम। इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। या फिर उल्टा बोल सकते हैं 1 मीटर के अंदर 10⁻10 एंगस्ट्रॉम्स होंगे। जैसे 1 इसके अंदर इतना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 सेंटीमीटर के अंदर क्या लिख सकता हूँ मैं, ये भी तो लिख सकता हूँ ना, देखो लिखा है। ठीक है, 1 नैनोमीटर जो होता है वो होता है 10⁻⁻9 मीटर्स। 1 पिकोमीटर जो होता है, पीएम, वो होता है 10⁻⁻12 मीटर्स। 1 फर्मी मीटर होता है, फेंटोमीटर फर्मीमीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर्स। तो ये कुछ कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कल को मान लो आपने एसआई में आंसर निकाल दिया, आपका जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वो मीटर्स में आ गया है, ठीक है, और वो कह रहा है कि बताओ इसको एंगस्ट्रॉम में कितना है। तो ऑब्वियस ही बात है, क्या लगता है कि 1 मीटर आ जाएगा आंसर, बहुत 0.0000 समथिंग में आएगा। आप खुद सोचो, एक न्यूक्लियस है, एक अल्फा पार्टिकल है, ये जो डिस्टेंस है वो कह रहे हो 1 मीटर। बेटा 1 मीटर का तो एटम भी नहीं होता, एटम होता है 1 मीटर का, 1 मीटर इतना ज़्यादा होता है पता है आपको। और आपने ये होते हुए देख लिया अपनी आंखों से, हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ऑल राइट, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। इतना नोट कर लें आप, ये नोट कर लिया था शायद, ये वाला पार्ट और नोट कर लेना। और कभी कभार क्या होता है, आपको जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, इधर देखना एक बार, कभी कभार क्या होता है जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो जूल्स में नहीं देगा, वो किस में दे देगा, जूल्स में नहीं देगा। जूल्स में दे दी तो बढ़िया ही चीज़ है, वो आपको दे देगा किस में, ईवी में दे देगा। किस में दे देगा, तो 1 EV जो होता है, ईवी किसकी यूनिट होती है बेटा, यूनिट ऑफ एनर्जी ही होती है। किसकी यूनिट होती है बेटा, एनर्जी की यूनिट होती है। तो जूल्स में कन्वर्ट करना तो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, 1 EV। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स को 1 EV भी बोलते हैं, है बेटा। ये ये आई क्या है, इनिशियल। एक इंसान के पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी हो सकती है ना मैक्सिमम। और यही वाला पार्ट है, तो इधर देखो, बहुत बच्चे पेन डाउन, यहाँ देखें, बहुत बच्चों को ये डाउट हो सकता है सर अगर पॉइंट सी पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो थी, फिर आपने जीरो को उसके इक्वल क्यों नहीं करा। बेटा पॉइंट सी पर मैंने ही कहा है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी होगी। तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी किस में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल में। तो इसके बाद इनिशियली काइनेटिक कितनी थी, इतनी थी, और ये सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, तो पॉइंट सी पर पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, और जो कि इनिशियल काइनेटिक के बराबर थी। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं, पॉइंट सी के पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी है और पॉइंट ए के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर है, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल जीरो है और काइनेटिक मैक्सिमम है, इसके पास काइनेटिक जीरो है और पोटेंशियल, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट। बेटा वो फोर्स होता है, पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये K Q1 Q2/r² तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है।
ईवी क्या होता है बेटा, एनर्जी की ही एक और यूनिट होती है ईवी, सीजीएस में होती है। ईवी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, पेन डाउन, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को देखूं, मेजर इस वाले फॉर्मूले को देखूं और यहाँ से आर को लिखना चाहूँ, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्या लिखूंगा, आर एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k Q1 Q2, यहाँ से आर आ जाएगा 2k Q2 बाई, मुझे बताइए इसमें हाथ खड़ा करके और कोई डिस्कशन ना करे, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है आपका, इनमें से बताइए कौन कौन सी, ये जो है 2k Q1 Q2 बाई एम वी स्क्वायर, इसमें से कौन कौन सी चीज़ वेरिएबल है। Q2 जो होगा वो क्या होगा, Q2 को अगर मैं एक काम करता हूँ, Q2 को मैं ZE लिख दूँ, Q2 किसके इक्वल होगा, Z टाइम्स ऑफ E ना, और Q1 कितना होगा, एक काम करते हैं, Q1 तो आपको पता ही फिक्स होता है, Q1 कितना होगा 2E, और Q2 कितना होगा ZE, ये चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन एंटायर न्यूक्लियस, राइट। इनमें से वेरिएबल कौन कौन से होंगे, वो हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। इनमें से कौन कौन सी चीज़ ऐसी होगी जो फिक्स नहीं है, बदल सकती है। टू तो बदलेगा नहीं शायद, ये सबसे टू तो नहीं बदलेगा, के भी नहीं बदल सकता, टू भी नहीं बदल सकता, ई भी नहीं बदल सकता। ई क्या होता है बेटा, चार्ज ऑन पार्टिकल, 1.6 × 10⁻19 ही होने वाला है। जेड बदल सकता है, जेड बदल सकता है, जिस जिस वो न्यूक्लियस पे टक्कर मारने वाला है उसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, 108, जैसे गोल्ड में था तो 108 थे, हैं गोल्ड का 108 होता है एटॉमिक नंबर, वाह जी वाह। सिल्वर का होता है 108, तो गोल्ड का कितना होता है, पता नहीं सर, भूल गए। ठीक है, तो Z बेसिकली क्या हो सकता है, बदल सकता है, E नहीं बदलेगा, M मास नहीं बदल सकता, V स्क्वायर बदल सकता है, किस स्पीड से आ रहा है हमें थोड़ी पता है, तो यहाँ पर Z और M क्या होंगे, वेरिएबल्स। चलो इसको समझते हैं, Z और V, तो क्या बोला मैंने, V बोला मैंने, तो मन की आंखों से सुनो, V बोला था, V बोला था, हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ देख, वो कह रहा है V बोला है। V क्या थी, इनिशियल स्पीड, ये तो हम डिसाइड करेंगे हम किस स्पीड से फेंक रहे हैं उसको, डन। ये FM, फर्मी मीटर, फर्मी मीटर, कुछ कुछ फेंटोमीटर कहते हैं इसको, तुम्हें जो पसंद है वो कह लेना, बुरा नहीं मानेगा वो। सुपर पोजिशन क्या होती है, हैं, मुझे नहीं पता क्या होता है ये, ऐसी साइंस नहीं आती मुझे, हैं। हीजनबर्ग वाला प्रिंसिपल तो नहीं पढ़ के आ गए तुम, है ना, हाँ 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 बोल दे, हाँ क्वांटम मैकेनिक, तो क्वांटम मैकेनिक यहाँ क्यों लगा रहे हो, यहाँ तक क्वांटम मैकेनिक आ गई है बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैंने उस दिन भी कहा था यहाँ तक नहीं पता हमें क्या है, तुम जो लगा रहे हो हीजनबर्ग, क्वांटम मैकेनिक्स में हीजनबर्ग प्रिंसिपल तो लग रहा है, हीजनबर्ग इसके बाद आया है ना, किससे पहले आया है, और उसका दिमाग यहाँ लग नहीं सकता क्योंकि ये ऑलरेडी फेल होगा, मैंने कब कहा ये सही है, हम तो स्टोरी पढ़ रहे हैं, मैंने आपको उस दिन भी कहा था एटॉमिक स्फीयर में हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो तुम्हें अब पता है ना ऐसा ऐसा होना चाहिए, तब थोड़ी पता है, 1905 का टाइम चल रहा है तब थोड़ी पता है, 1914 में थोड़ी पता है, कुछ भी नहीं पता। इसलिए ही तो बेटा जब तक कुछ नहीं पता था तब तक रदरफोर्ड मॉडल भी सही चल रहा था, फिर जब कोई आया फिर रदरफोर्ड जैसे इसने दूसरों के साथ किया वैसे इसके साथ हुआ क्या, गलत, इसे थॉमसन गलत किया, ये भी गलत हो जाएगा, देखो सही बात है। आगे बढ़े,
मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे कि बेटा आप 11th क्लास में हो, ये चीज़ वैसे मुझे एक्सपेक्ट कर लेनी चाहिए आपसे, बट फिर भी मेरा नो रिस्क। पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, एक इक्वेशन बोल दिया मैंने। होती क्या इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन होती है। अभी क्यों बोल रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रहा हूँ, पर आगे की बात सुनो, बोल क्यों रहा हूँ मैं। इसमें एन होते हैं मोल्स, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, इक्वल टू का साइन है। अगर मैं कह रहा, अच्छा आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता ही कांस्टेंट है, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और मैंने कह दिया इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर क्या है, तो बेटा एक बात, आर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो एक बात का ध्यान रखना, जब भी दो लोग, जो लोग जो भी हैं इसमें इन्वॉल्व और वो कांस्टेंट होते हैं, तो आप एक काम करो, पी वी लिखो और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाओ। और अब सिर्फ वही लोग वही लिखो यहाँ पर जो क्या है, वेरिएबल है। क्या आर वेरिएबल है? नहीं। टी वेरिएबल है? नहीं। तो पी वी इज प्रोपोर्शनल टू एन। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, पी वन वी वन बाई पी टू वी टू इज इक्वल्स टू एन वन बाई एन टू। बात समझ में आई? ये कैसे लिखा? पी वी अगर किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? एन के। अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कहा जाता है कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट कौन होंगे? आर और टी। तो जब आप फर्स्ट का सेकंड के साथ रेशियो लोगे तो कांस्टेंट कांस्टेंट कट नहीं जाने वाला। नहीं सर, दोबारा समझाओ। मैंने कहा बेटा पी वन वी वन, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या लिखो? कांस्टेंट। लेट से वो कांस्टेंट क्या है? के। और वो के किसके इक्वल है? आर टी इंटू में एन वन, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या लिखोगे? पी टू वी टू इक्वल टू के इंटू एन टू, सेकेंड। अब अगर इनको डिवाइड करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? पी वन वी वन अपॉन पी टू वी टू इज इक्वल टू के क्या कैंसिल नहीं हो जाएगा? तो वही तो बेटा मैंने पहले लिखा था, ये देखो। जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो कटने ही वाले हैं। जब भी आप इक्वल को हटा के प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाओगे तो जो वेरी कर रहा है, जो वेरिएबल है, केवल वही लिखोगे। जितने भी कांस्टेंट थे सबको मारो गोली। जैसे मैंने क्या कहा कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये क्वेश्चन बनाई मैंने, ठीक है। और मैंने कहा इफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर्स आर कांस्टेंट, इधर देखना, इफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर्स आर कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम भी क्या है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एन आर टी बाई वी, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाली इक्वेशन को ऐसे अरेंज कर सकता हूँ। अब बताओ कांस्टेंट कौन कौन है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, हाँ जी। आर कांस्टेंट है, हाँ। तो पी किसके प्रोपोर्शनल होगा? एन टी के। वी एन टी, अच्छा अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट, अच्छा वी एन टी दोनों कांस्टेंट है ना। तो मैंने कहा पी इज इक्वल्स टू एन आर टी बाई वी, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, आर तो होता ही कांस्टेंट है। तो पी इसकी किसके प्रोपोर्शनल हुआ? तो मैं लिखूंगा पी वन बाई पी टू एन वन बाई एन टू। दोबारा बताऊँ कैसे आया ये? पी वन इक्वल टू के इंटू एन वन, पी टू इक्वल टू के इंटू एन टू, के क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो पी वन बाई पी टू इक्वल टू एन वन बाई, इसको भी नोट करो पहले तो। पी क्या है? पी फॉर पीकॉक। वी क्या है? वी फॉर विनय। एन क्या हो? एन क्या है? एन फॉर नोएडा। नहीं। वी क्या है? वी फॉर विराट कोहली। पी फॉर पाकिस्तान है, ये भी हो सकता है, वो तो कुछ भी सकता है। दो चीज़ें हमारी क्लास में आई जाती हैं, एक तो वो और एक तो पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं बेटा। डन। पी क्या है? वाह वही वाह, प्रेशर होता है बेटा पी, प्रेशर ऑफ आइडल गैस। वी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडल गैस। एन होते हैं मोल्स ऑफ आइडल गैस। आर होता है गैस कांस्टेंट। टी होता है टेम्परेचर एट विच आइडल गैस इज प्रेजेंट। क्वेश्चन लिखे हैं भाई साहब, मैं नहीं बता रहा पी क्या था। शर्म नहीं आ रही तुम्हें पी पूछते हुए?
नहीं बता रहा मैं नहीं बता रहा सच में, ये तो गुस्सा दिला रहे हो मुझे, वैसे ही उनने 12 ही कर दिया था मेरा, और तुम और ऊपर लेके जा पी क्या, अभी बताया बेटा मैंने पी क्या है। तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा पी, बताओ। पाकिस्तान तो होगा नहीं सच में, प्रेशर ही होगा बेटा। कमाल कर रहे हो बेटा। हैं? देखो, एन अल्फा पार्टिकल, एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल्स विद 8.64 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी बता रहा हूँ MeV, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ अ मेटल एटम। हमारे पास एक न्यूक्लियस दे रखा है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, जिसके पास कितने प्रोटॉन्स होंगे, 30 प्रोटॉन्स होंगे, बस अब जिंक की बात कर रहे हो कहीं ना कहीं, छोड़ो। और एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है हमारे पास जिसकी 8.64, और मेगा होता है 10 की पावर 6, ठीक है। 8.64 × 10 की पावर 6 ईवी है ना, सॉरी, मेगा होता 10 की पावर 6 ईवी। देखो अब उसने एनर्जी किस में दी, ईवी में दी है। वो क्या चाह रहा है, पहले आप इसको जूल्स में डालो, और वो क्या कह रहा है कि वो एक फिक्स डिस्टेंस तक आया होगा, और यहाँ से उसने पलटी मार ली होगी, है जनाब। तो यहाँ से ये डिस्टेंस बताइए कितना है, करें। जो भी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसको अभी मिलेंगे 50 रुपये, बट एक ही बच्चे को मिलेंगे, यानी कि 10 बच्चे कर लो, मैं तो लॉस में आ जाऊंगा। पहली बार में जो सही आंसर निकाल देगा उसको 50 रुपये मिलेंगे, ठीक है। डायग्राम बाद में बनाना देवी जी, सीधा आंसर लिखो, 50 रुपये नहीं कमाने। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, बाद में बताऊंगा क्या थी। नो यूज़ ऑफ कैलकुलेटर, नो म्यूचुअल डिस्कशन। सोडी जी मुझे मत देखो, वहाँ देखो। के Q1 Q2/m²। अच्छा, इसके पास इनिशियली कितनी काइनेटिक एनर्जी है, इतनी काइनेटिक एनर्जी है ये क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो है या नहीं। तो मान लेते हैं ये पॉइंट सी है, इस पॉइंट पर क्या होगा, एट पॉइंट सी इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, इनिशियल काइनेटिक के पास। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकता है, के जेड ई इंटू में 2E/में R, और ये किसके इक्वल होगा, 8.64 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। समझ में ही बात है क्या करा ये मैंने।
काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बेटा? 8.6 वोल्ट ईवी। तो 8.6 और ईवी को मैंने किस में लिखा है? जूल्स में लिखा है। जेड ई क्या है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस। 2 ई क्या है? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। के पता ही है क्या होता है, 9 × 10⁹। आर आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो 9 × 10⁹। जेड कितना है? 30 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन, नहीं जी गलत आ रहा है, इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻19। यहाँ से आना चाहिए आर, वो भी मीटर्स में। मीटर में आएगा ना? हाँ या ना? उसने किस में चाहिए? उसको किस में चाहिए? नैनोमीटर में। तो मीटर को नैनोमीटर में कैसे बनाते हैं बेटा? बेटा 10⁹ पूरी रामायण पढ़ा दी फिर राम की माता सीता है। अबे मीटर को नैनोमीटर बना रहा हूँ, ना कि नैनोमीटर को मीटर बना रहा हूँ। क्या कर रहे हो देवी जी? आगे आगे बैठ के गाली खाने वाले काम कर रहे हो। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻9 मीटर्स। बाबू मैंने मीटर में निकाला है ये। तो 1 मीटर कितना होगा बेटा? 10⁻+9 नहीं होगा? क्या कर रहे हो बताओ? अब सॉल्व करना तुम्हारा काम, जो तुम बर्बाद हो हैं। मैथ्स तुम्हारी वैसी कबाड़ है? केमिस्ट्री तुम हो ही कबाड़। राक्षस में रखा है तुम्हें मेरे जैसा एक है। हो जाएगा सॉल्व इस जन्म में। ये लो, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है। सिक्सटीन है एक्स की वैल्यू। सही है, एक्स की वैल्यू सही है। x = 16 ऐसा ध्रुव कह रहा है, और बिल्कुल सही कह रहा है। पर तुमने तो बिल्कुल गलत कह रहा है। हटाओ, ऐसे फीलिंग के साथ आंसर नहीं दिया जाता है। और मैं वैसे भी पता नहीं कैसे वही कह रहा है। नहीं, वैसे आंसर तो यही होगा, 8, 12, 16, 4 इनमें से कोई एक आंसर होगा। इधर देखो, चलो एक काम करते हैं। 10⁻9 है ना? ये 9 है ना? और ये 19, ये हो गया 18, हो गया 18, और ये हो गया -19। तो ऊपर क्या बचा? 10⁻⁻1 बचा। नीचे कितना है? 6। ऊपर आया 7 हो गया। हो गया ना 7? बोलिए जनाब। ये तो हो गया 7। अब पावर पावर सारी उड़ा दो, ये उड़ा दो, ये उड़ा दो, ये उड़ा दी, ये उड़ा दी, ये भी उड़ा दी ना सारी। अब बस तुम्हें इनको मल्टीप्लाई करना है। 9 3 जा 7, 27, 30 मतलब 270 इंटू 2 540, 540 इंटू 1.6। अच्छा 1.6 ये तो कट हो चुका है ना? ये तो कैंसिल आउट हो चुका है ना पूरा। तो 9 इंटू 30 इंटू कितना है ये? 2 इंटू 1.6 अपॉन में 8.64। 16 की टेबल में आ रहा है 864, पता नहीं। 1 आ रहा है? तो तुम कह रहे हो, तो मान लेते हैं 1 आ रहा है। एक काम कर, लाना फ़ोन लाना, तुम सबको अभी बताता हूँ मैं कितना आ रहा है। इतना टाइम है नहीं क्योंकि हमारे पास 9 इंटू 30 इंटू 2, ये पूरा कट के 100 आ रहा है बेटा। 100 आ रहा है पूरा। ये ऊपर वाली टर्म 864 आ रही है पूरी।
8.64 आ रहा है और ये तुमने करा था, मैंने थोड़ी करा है। तो 100 आ रहा है ये किसमें, नैनोमीटर में? सर आंसर 14 है क्या? मेरे हिसाब से 5 आ रहा है। 5 आ रहा है, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट लिखो। भूटानी, तुमसे तो उम्मीद ना थी। हैं, 2 ले लिया। बेटा जेई में ऐसे नहीं होगा, सपने देखना चाह रहे हो ना टॉप मारना है, तो ऐसे टॉप नहीं मारते। आलसी बच्चे कभी टॉप नहीं मारते। हमने ऐसा ले लिया, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही ऐसी नहीं है, किसी को नहीं दे रहा। ठीक है, कितना है आंसर? 5। नेक्स्ट लिखो। इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, if alpha particle projected with v naught speed towards nucleus of an atom having atomic number z, having has a distance of closest approach x, then what is the distance of closest approach if alpha particle is projected with 4v naught speed towards a nucleus having atomic number 2z। कंपेयर कर रहा है बेसिकली, वो आपसे कंपेयर करने के लिए बोल रहा है कि पहले क्या हो रहा है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है जिसकी स्पीड कितनी थी बेटा, वी नॉट। वो एक ऐसे न्यूक्लियस के साथ टकराया जिसके पास, मतलब वो किसी एक ऐसे न्यूक्लियस के पास जा रहा है एटम के, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, जेड। और उसकी उसने डिस्टेंस ऑफ क्लोजर जेड वो एक्स बोली है कुछ। समझ लीजिए बेटा एक बार क्वेश्चन को, वो ये कह रहा है आपसे, ध्यान दीजिए यहाँ पर सारे। यहाँ पर क्या एक न्यूक्लियस है जिसका, जिसके पास क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, जेड। यहाँ से क्या आ रहा है बेटा, एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है जिसके पास इनिशियल स्पीड कितनी है, वी नॉट। तो ये यहाँ से जब घूम गया तो ये जो डिस्टेंस दिया है ये एक्स दिया है। ठीक है, फिर आगे पढ़ो। फिर क्या कह रहा है कि अगर मान लो एक और हमने न्यूक्लियस बनाया जिसका एटॉमिक नंबर कितना है इस बार, 2z है, और यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है उसके पास 4v0 स्पीड है। तो जब वो घूमा तो यहाँ से यहाँ का पूछा गया है आपसे, रेशियो लेने हैं आपको, रेशियो लेने हैं, ले सकते हैं रेशियो। इधर देखो, सबसे पहले आपको स्पीड दी है इस बार, क्या दी है बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी। एक बात बताइए, इस पॉइंट पर इधर देखिए सारे पेन डाउन, इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जितनी होगी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या होगी, के क्यू वन कितना है, 2e
एक काम करते हैं, हाँ, तो हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल कितनी होगी बेटा, के टू ई उसके जेड ई अपॉन आर। बोलिए जनाब। यहाँ से मैं आर को सॉल्व कर लेता हूँ, इधर लिख देता हूँ 2k, ये क्या 2 है ना, 2 है, 2 इधर आ गया, कितना हो गया 4k जेड ई स्क्वायर इक्वल टू अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आर। सही बात है। और ये आर आपको दे रखा है एक्स के इक्वल, और ये आर कितना दे रखा है आपको, एक्स के इक्वल दे रखा है। मुझे एक बात बताइए, इसमें अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा देता हूँ तो मुझे बताओ वेरिएबल क्या, 4 वेरिएबल होगा नहीं, के जेड हाँ, ई स्क्वायर नहीं, एम नहीं, मास का। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से आर इज प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन वी स्क्वायर, लिख सकता हूँ ऐसे। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, आर इज प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन वी स्क्वायर। बताइए बेटा, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू जेड वन वी वन स्क्वायर इंटू में जेड टू वी टू स्क्वायर। बताइए लिख सकता हूँ ऐसे में, बोलिए हाँ या ना। आर वन इतना है, आर वन अपॉन आर टू, जेड वन अपॉन वी वन स्क्वायर, जेड टू अपॉन वी टू स्क्वायर। आर वन की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा आपको, एक्स, आर टू नहीं पता, जेड कितना वन, जेड कितना है जेड, और वी टू कितना है 4 वी नॉट स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा बेटा ये 16 वी नॉट का स्क्वायर अपॉन वी 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 वन कितना था वी नॉट का स्क्वायर। ये क्या है जेड टू, 2z, तो z से z क्या हो गया कैंसिल, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर क्या हो रहा है कैंसिल, ये 8 पर कट रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 टाइम्स ऑफ, सॉरी आर टू की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, आर टू एक्स बाई 8। बात समझ में आई, नोट करो इसको भी। जो रेशियो वाले क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। एक रिलेशन बनाओ, वहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाओ और फिर कंपेयर करो। अगर ये टेक्निक रहेगी तो कभी गलत नहीं होगा। जब भी रेशियो वाले सवाल होंगे पहले एक रिलेशन बना लेना, किसका रेशियो पूछा गया, मान लो z का रिलेशन पूछा गया किसका, या उसका फिर इक्वल का साइन हटा के प्रोपोर्शनलिटी बनाओ और फिर कंपेयर कर लो, रेशियोज ले लो 1/2 1/2। डन। सानवी गुप्ता क्लास से बाहर निकाल दूंगा अगली बार, अगर बेफालतू में हंसी आ गई तो इस बार। डन यहाँ तक। नेक्स्ट लिखे, कौन कह रहा है, 1 मिनट। चलो देखो, देखो मैक्सवेल्स हेडिंग बनाइए मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, रेडिएशन। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और पेन छोड़ दिए, यहाँ ध्यान दीजिए बेटा। देखो मैक्सवेल एक उस टाइम का जाना माना साइंटिस्ट था, ठीक है।
और इस बंदे ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। अब जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया और वो एक्सपेरिमेंट इसका कामयाब रहा हर जगह, तो मतलब ये जो भी ज्ञान पेलेगा वो सही होगा गलत होगा? सही होगा। जो बेटा एक्सपेरिमेंट हो जाता है ना उसको मना नहीं कर सकते। अब पेन नीचे जा रहा है, मना थोड़ी कर दोगे नहीं जा रहा है? नहीं हमारा तो ऊपर जा रहा है, तो बेटा तुम नशे कर रखे तुमने हैं, तुम्हारे लिए पेन ऊपर जा रहा है। अगर पेन नीचे जा रहा है, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा मेरे को अपनी आंखों से, तो ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। अब मान लो तुमने सुधांशु सर ने तुम्हें बढ़िया सवाल कराया, मोशन चैप्टर चल रहा है तुम्हारा, हो गया ख़त्म, शुरू भी नहीं हुआ, तो मान लो तुम फिजिक्स बन गए, फिजिक्स तो बहुत बड़े से, और कहा कि बताओ एक चार्ज पार्टिकल है या एक बंदा है, इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? ठीक है, ये एक यहाँ पर क्या है, एक बिल्डिंग है, यहाँ पर तुम खड़े हो, यहाँ पर तुम्हारे सुधांशु सर खड़े हैं, तुमने हाथ में रखा है पत्थर। ठीक है, अब तुमने जैसे ही पत्थर छोड़ा ये, तो यहाँ लगना चाहिए, तो कुछ स्पीड होनी चाहिए। तुम कह रहे हो कि जो पत्थर की स्पीड आ रही है वो आ रही है -2, मतलब तुम्हारा पत्थर ऊपर जा रहा है, छोड़ के तुम्हारा पत्थर ऊपर जा रहा है। अब ये जो कह रहे हो ये तुम बुक पर कह रहे हो ना, अपनी कॉपी पर कह रहे हो, ये होता है थ्योरेटिकल। ये जो भी ज्ञान तुमने पेला है वो थ्योरेटिकल ज्ञान पेला है। तुम्हारे अकॉर्डिंग तुमने एक मान लो थ्योरी बना दी है ना, थ्योरी की क्या कह रही है आपसे, 10 किलो गोबर लेके आओ, उसमें उसमें मतलब 2 लीटर डाल दो कोल्ड ड्रिंक, उसमें डाल दो 5 किलो मतलब वो आटा, और 5 किलो डाल दो उसमें बारूद। ठीक है, और उसको 400 डिग्री पर तपाओ, और यहाँ से जो एक विस्फोटक बम बन जाएगा, परमाणु बम, पाकिस्तान को उड़ाने के लिए। ऐसा तुम्हारी थ्योरी कह रही है। जब तुम किसी बच्चे ने इस थ्योरी को करके देखा, इस बच्चे ने करके देखा, कहता सर हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है गोबर, बम तो बना नहीं। तो एक्सपेरिमेंट जब करके देखा तो उस बच्चे ने जो थ्योरी पेली थी, तो बताओ गलत उस बच्चे की थ्योरी बोली जाएगी, इसका एक्सपेरिमेंट गलत बोल दिया जाएगा? थ्योरी, ये तो बना के देख रहा है उसको, ये तो हो ही नहीं रहा रियल लाइफ में। हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। बट अगर मान लो किसी बंदे ने रियल लाइफ में कोई चीज़ करके दिखाई, ठीक है, तो वो तो एक्सेप्टेड मानी जाएगी ना। और अगर तुम्हारा एक्सपेरिमेंट या तुमने जो ज्ञान पेला है वो मेरे ज्ञान के साथ मैच नहीं हुआ, तो मेरा ज्ञान गलत नहीं बोला जाएगा, तुम्हारा ज्ञान गलत बोला जाएगा, क्योंकि मैं तो ठीक हूँ। मतलब जिसकी थ्योरी है वो तो ठीक है। ऐसे ही बंदा था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या ज्ञान पेल दिया, और मैक्सवेल का ज्ञान आज 2025 की डेट में भी सही है। तो मैक्सवेल ने क्या बोला, कोई भी सुनते रहना, पहले ध्यान समझ लेना, कोई भी जो चार्ज्ड पार्टिकल होता है, पहली बात तो कोई भी पार्टिकल नहीं, पार्टिकल के ऊपर क्या होना चाहिए, चार्ज, मतलब न्यूट्रॉन व्यूट्रॉन पहले ही सिलेबस से बाहर हो गए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो चार्ज तो होना चाहिए, और पार्टिकल होना चाहिए। ये नहीं कि सर अर्थ सन है, ये नहीं ज्ञान समझना। अर्थ, कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है अंडर एक्सिलरेटेड मोशन। कैसे मोशन में बेटा? एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, अब इसको समझ लेते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब जिस में वो चार्ज पार्टिकल है वो अंडर एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है, लूजेस या एमिट्स बोल लेते हैं, एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बेसिकली मतलब कह रहा है बेटा एनर्जी, कोई भी जो चार्ज पार्टिकल होगा अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो अपनी क्या लूज़ करता है वहाँ से, एनर्जी को लूज़ करता है। ऐसा ज्ञान इस बंदे ने पेल दिया है, देखो, और ये ज्ञान 100% सही है। अब इसी ज्ञान पर, अच्छा ये जो ज्ञान पेला गया है ना, ये रदरफोर्ड मॉडल के पहले आ गया था। रदरफोर्ड मॉडल से पहले इस बंदे ने ज्ञान पेल दिया था ये वाला। देवी जी यहाँ लिख लो, फिर पूछोगे ये क्या होता है ईएम है। देखिए अब क्या हुआ, अगर इसका ज्ञान सही है तो ये तो रदरफोर्ड मॉडल पे भी लगना चाहिए। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला था, बाबू ये है न्यूक्लियस है, हाँ नहीं बोलो, ये रहा इलेक्ट्रॉन, और उस बंदे ने क्या बोला था, इनके बीच में कुछ दिल गार्डन गार्डन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसी की वजह से ये स्टेबल है। इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है, और इसी की वजह से इसने न्यूक्लियस को क्या करा हुआ है, स्टेबल करा हुआ है। अगर बाबू अट्रैक्शन है और आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो गोल 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 घूम रहा है, अब हर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, सेम है या नहीं है? बोलिए जनाब, हाँ बिल्कुल सेम स्पीड है।
ये रहा तुम्हारा न्यूक्लियस, समझ लो, फिर कहोगे सर ये हो गया वो हो गया, है समझ लो, आधे बच्चों को समझ नहीं आती कहानी। ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, ये है मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन मार रहा है गोल 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 चक्कर। रदरफोर्ड ने कहा था कि इनके बीच में है कुछ कुछ अट्रैक्शन, और इसी कुछ कुछ अट्रैक्शन की वजह से ये बंदा स्टेबल है, एटम स्टेबल है। बाबू एक बात बताओ, अगर फोर्स ऊपर नीचे हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी नहीं हो जाएगी? कभी फोर्स ज़्यादा हो रहा है कभी फोर्स कम हो रहा है, दिक्कत हो जाएगी। फोर्स का शायद फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू बाई, तो कौन कह रहे आर स्क्वायर फिक्स होना चाहिए, तभी तो फोर्स फिक्स होगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में, पहली बात तो ये चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना, यहाँ डिस्टेंस ये सब सेम रहनी चाहिए। तक भी अगर डिस्टेंस सेम होगी तभी तो फोर्स सेम आएगा, और फोर्स अगर कांस्टेंट आएगा तभी तो इसको स्टेबल रखने के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। ओके जी, हम ये बात रदरफोर्ड कहता है, हाँ भाई ऐसा होता है। देखो इलेक्ट्रॉन की स्पीड यहाँ पर कुछ है, मान लेते कितनी बताओ देवी जी, 100 मीटर मान लेते हैं, 100 मीटर पर सेकेंड बहुत कम है वैसे तो। इस पॉइंट पर भी उसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड ही है, और इस पॉइंट पर भी उसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड ही है। हर पॉइंट पर उसकी स्पीड कितनी है बेटा? बट कलेश ये है बेटा, हर पॉइंट पर स्पीड सेम है पर डायरेक्शन तो सेम नहीं है ना। तुमने वेक्टर पढ़ लिए, शाबाश। अब देखो वेलोसिटी की बात आती है। वेलोसिटी के पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है स्पीड और एक होता है, इस पॉइंट पर स्पीड कितनी है? 100 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन मोड़ी जाएगी ऐसे कुछ टेंजेंशियल। इस पॉइंट पर स्पीड ये है पर इसकी डायरेक्शन क्या है? इतनी। इस पॉइंट पर इतनी, इस पॉइंट पर कुछ इतनी है, और इस पॉइंट पर कुछ इतनी है। बताइए, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, बट फिर भी इलेक्ट्रॉन स्पीड चेंज, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन मिल रही है। इसका मतलब एक ही है बस, हर पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या है? सेम, बट हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो रही है? इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ये एक्सेलरेशन में हो। बेटा एक्सेलरेशन का हम पता है दिमाग में क्या लगते हैं? एक्सेलरेशन का मतलब है सर जैसी पंजा दबाए गाड़ी भग गई, है ना, वो तो है ही है। अगर डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रही है बट तुम्हारी स्पीड चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ये तुम पे कुछ ना कुछ क्या लग रहा है? दिस इलेक्ट्रॉन इज अंडर एक्सेलरेटेड मोशन, दिस इलेक्ट्रॉन इज अंडर एक्सेलरेटेड मोशन। बताइए, सिंस its direction is changing every moment, while speed remains same। स्पीड को सेम रखते हुए तुम डायरेक्शन बदल रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारे पीछे बहुत बड़े आदमी का हाथ है, और वो कौन है? एक्सेलरेशन। तो बताओ, इस थ्योरी जब ये पूछा गया रदरफोर्ड से, मैक्सवेल को बिठाया, आओ बेटा हवेली पे, तुमने बहुतों के दिमाग ख़राब करा, तुम्हारा दिमाग ख़राब करेंगे। रदरफोर्ड आया, कहता ऐसा ऐसा हो रहा है। रदरफोर्ड कहता हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो कहता फिर ऐसा ऐसा क्यों नहीं हो रहा? कहता पढ़ मेरी बात, क्या कह रहा हूँ मैं, चार्ज पार्टिकल। कहता तेरा इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। कहता मना मत कर दियो, ये देख नेगेटिव है। कहता हाँ है। कहता एक्सेलरेटेड मोशन में। कहता कैसे, मैं कैसे मान लूँ? फिर उसने ये ज्ञान पेला कि देख। कहता हाँ है। तो फिर तो उसको एनर्जी छोड़नी पड़ेगी, एनर्जी छोड़नी पड़ेगी। कहता क्या होता है ये? कहता मान लो ये रहा तुम्हारा न्यूक्लियस, ये क्या है बाबू, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी भी छोड़ रहा है और गोल गोल भी घूम रहा है, इसका मतलब है घूमते 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 स्पाइरल पाथ करते करते ये बंदा ठुक जाना चाहिए यहाँ पर। हर पॉइंट पर इसकी एनर्जी क्या हो रही है? कम होती जा रही है। एक बात बताओ, जब इसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो न्यूक्लियस का होल्ड नहीं बढ़ जाएगा? न्यूक्लियस का डोमिनेंस नहीं बढ़ जाना चाहिए? इसकी एनर्जी कम होगी तो न्यूक्लियस और अपने पास खींचेगा, और ये घूम रहा है, फिर भी एनर्जी कम होती जा रही है, एनर्जी कम होती जा रही है, न्यूक्लियस को खींचता खींचता एक टाइम ऐसा आएगा कि न्यूक्लियस के साथ क्लैश होना चाहिए, और न्यूक्लियस के साथ क्लैश हो गया तो बेटा तुमने वो काम कर दिया जो बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं कर पाए। न्यूक्लियस के पास तो मास था, मास डिस्ट्रॉयड, एंड मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। फील आई कुछ? अगर इलेक्ट्रॉन टक्कर मार जाता है एटम के न्यूक्लियस पे, तो न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय कर दिया तुम लोगों ने, जो कि पॉसिबल नहीं है एट दिस स्टेज। तो मतलब
ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा, और ऐसा होना चाहिए, हाँ, तो रदरफोर्ड फेल हो गया। रदरफोर्ड इसको नहीं समझा पाया कि ऐसा तो होना चाहिए बट ऐसा नहीं हो रहा, फिर भी नहीं हो रहा, तो रदरफोर्ड फेल्ड टू एक्सप्लेन दिस। इसको फेल कर गया कौन? इसको कहता, रदरफोर्ड को कहता भाई इसको समझाओ क्यों नहीं हो रहा सर। कहता ऐसा होना चाहिए, तुम्हें मन को लग रहा है ना ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा फिर भी नहीं हो रहा। तो फिर रदरफोर्ड ने जो ज्ञान पेला वो गलत हो गया, मतलब। बोलिए, समझ आई रदरफोर्ड गलती कहाँ निकली? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बट ऐसा हो तो नहीं रहा है। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सर्कुलर घूम रहे हैं, तो फिर बोहर कहता, बोहर कह रहा हूँ, ये मैक्सवेल कहता फिर ठुक क्यों नहीं रहे वो? रदरफोर्ड के पास इसका कोई आंसर नहीं था। रदरफोर्ड फेल्ड यहाँ पर। दूसरी बात, उस ज़माने पर एक साइंटिस्ट और थे जिसका नाम मैं तुम्हें नहीं बता रहा, एरिक रुस का नाम था उनका नाम, चलो फिर भी बता दिया मैंने। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और करा और रदरफोर्ड मॉडल उसको भी समझाने में फेल हो गया, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या होता है आगे बताऊंगा, बहुत आगे। रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो, पहली बात तो मैक्सवेल की थ्योरी के साथ अलाइन नहीं कर पाया, मैच नहीं कर पाया। दूसरा, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया। अब सर, अब तुम मुझसे पूछोगे सर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है? 3 लेक्चर के बाद बताऊंगा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। जब ये कांड हो गया, इस कांड होने के बाद किसी भी साइंटिस्ट के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक नया मॉडल ले आए। इस टाइम के बाद जो नया मॉडल आया वो बहुत टाइम के बाद आया। क्यों? हर साइंटिस्ट ने सीख ली थी। इस बेचारे इस बंदे ने 12-13 साल लगा दिए थे इसको इस यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, और मैक्सवेल की थ्योरी फिर भी गुड़ गोबर बह गया है, दे भाई सब कबाड़। फिर क्या हुआ इसके बाद? अलग अलग दुनिया में बैठे हुए कोनों में साइंटिस्ट ने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, और वो एक्सपेरिमेंट्स नए मॉडल को समझने के लिए बड़े ज़रूरी थे। तो हर एक, इसके बाद जस्ट एक नया मॉडल नहीं आ गया था, इसके बाद हुए थे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स। अलग अलग दुनिया के पार्ट में बैठे हुए अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, और उन एक्सपेरिमेंट्स की नॉलेज से एक नया मॉडल रखा गया बाद में। और वो क्या था वो नहीं पता, भी इतना नोट करो। मैं फिर कह रहा हूँ, ट्रीट दिस लाइक अ हिस्ट्री, ये हिस्ट्री की तरह चल रही है, ठीक है। अभी हमें नहीं पता ऐसा हो सकता है, अभी कह रहा कि ऐसा हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, 1947 में इंडिया आज़ाद क्यों हुआ? नहीं पता, ये याद करना, फैक्ट है, फैक्चुअल चीज़ है ये। 47 ही क्यों? जब सारे संघर्ष पीक पर थे, जब हमें लगा कि ये टाइम है हमारा सेपरेट होने का, इंडिपेंडेंट बनने का, तो वो कोई टाइम 47 था। तो हिस्ट्री है बेटा ये। अब तुम्हारा जन्मदिन 2010 में ही क्यों आता है, 9 में क्यों आता है, इसका तो क्या ही आंसर है? क्यों आता है अपने मम्मी पापा से जाके पूछो तो 9-10 में क्यों आता है, मैं क्या करूँ इसमें? ये उन बच्चों के लिए जो खामा का दिमाग लगाएंगे, सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों होना था, रेडिएशन ही क्यों छोड़नी थी? छोड़नी थी, ये नहीं छोड़ पा रहा है, ये नहीं समझा पा रहा। क्यों नहीं समझा पा रहा? अब इसका तो कोई आंसर नहीं है ना, क्यों नहीं समझा पा रहा? +1 के बाद +2 क्यों आता है? कोई आंसर थोड़ी है इसका, है? आता है वो दो, उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स, +1 और +2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स क्यों होते हैं? अबे हैं, क्यों मत पूछ, ज़्यादा दिमाग खराब हो जाएगा। तुम्हें वो ज्ञान नहीं चाहिए जो ज्ञान तुम्हारे काम का आने वाला है। तुम्हें हर वो ज्ञान चाहिए जो बिल्कुल, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन कितनी डोज रखें कि नशे हो जाए हैं? कोडीन कहाँ से मिलता है सर? हेरोइन कहाँ से बनाते हैं? मोर्फिन को खा लें तो क्या होगा? मुझसे क्या पूछते हो तुम? हैं, तुम ही थे ना पूछने वाले, वो सक्षम भुटानी, सर मोर्फिन खा लेंगे तो क्या होगा, कितना खा लेंगे तो क्या होगा? बताएं तो मुझे, थोड़ी मैंने थोड़ी खाया बेटा कभी, है ना, मैं इंटरेस्टेड हूँ खाने में। तुम खा के देखो, तुम बताना कि सर खाया, फिर अगले साल उठा था मैं। तो मॉर्फिन खा के ना एक्सपेरिमेंट करना, तुम्हारे अकॉर्डिंग ना स्पीड, इलेक्ट, अगर कोई चीज़ नीचे जाएगी तो तुम कैलकुलेट करोगे ये तो ऊपर जानी चाहिए थी। दिस इज बियॉन्ड साइंस। ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करो।
बस शांत रहो, अब क्लास का मूड लाइट हो गया ना, बस अब शांत रहो। हाँ जी। हाँ, मान मान क्या लूँ, है ही है। मान लो ये हाथ है। तुमने मान लिए, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि वो डायनासोर का हाथ है, हाँ। तो तुम एक बाबू, अरे वाह भाई वाह, ये देखो। अब इसको मैं जो आंसर देने, तू चार्ज पार्टिकल है, तू चार्ज पार्टिकल है। हंसना, एक सेकंड। शांत शांत शांत। इलेक्ट्रॉन्स है, तू पार्टिकल है नहीं। अरे बाबू, तू चार्ज पार्टिकल है क्या, तू पार्टिकल है नहीं है फिर। तू, अरे बेटा, तू पार्टिकल है या नहीं है, बस बात खत्म। हाँ हुआ तो उसने एनर्जी छोड़ी है हवा में, निकाल। बेटा जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे आंसर भी दूंगा, देख। अब तो कहेगा कि सर ये रहा सन। शांत शांत शांत, ये रहा अर्थ। ये गोल गोल घूम रहा है, गोल को घूम रहा है तो एनर्जी छोड़ो, फिर टक्कर क्यों नहीं हो जाती इनकी। होनी चाहिए ना टक्कर, नहीं होती। शांत रहो, चुपचाप लिखते रहो। हाँ, ये हाइपोथेटिकल नंबर है, ठीक है। पहली बात तो 100 होती नहीं, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7 लाख, 10 लाख के आसपास होती है स्पीड। हाँ, वो किस पे डिपेंड करता है वो पता चलेगा। हाँ, ये लॉजिकल डाउट है कि स्पीड डिपेंड करेगी नहीं करेगी, वो बिल्कुल करेगी। वो इस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस कित हाँ, एग्जैक्टली exactly. हो गया यहाँ तक। लिखो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स। ड्रॉ मोल का सबसे अच्छा चैप्टर है ना ये। क्या मोल, क्या मोल, क्या मोलिक्यूल, क्या वगैरह, बाहर में क्या वगैरह। ये सही है ना, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। हैं, मुझे बताओ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना सबसे पहली बार ट्रेड करने स्पाइसेस का, कौन साल में आई थी। 18, धीरे 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 धीरे, हाँ 600 में। कोलकाता कोलकाता आए थे शायद, कोलकाता आए थे ना। अब कौन से ईयर में आए थे। चलो 1600 ही क्यों, अब बेवकूफ़ वाला सवाल है ना ये, अब हिस्ट्री है तो बस वही है ये उन बच्चों के लिए आंसर है जो फालतू सवाल मुझे पूछने वाले हैं, पहले अपना आंसर सुन लो। मैं नहीं आंसर दूंगा एक कभी। लिखो मैक्सवेल थ्योरी ही क्यों है, मैक्सवेल ही नाम क्यों था, रदरफोर्ड पैदा ही क्यों हुआ। कबीर होता तो उसको नहीं होने देता पैदा, पहले ही मार देता कि तू साले दुनिया का नाश करेगा, मैं तेरा ही नाश कर देता हूँ पहले, है ना। न्यूटन के ऊपर सेब क्यों गिरता, है ना, पेड़ गिरता हो फिर। चलो लिखो, बस शांत। रदरफोर्ड, बस बस अब कोई हंसे ना। रदरफोर्ड फेल्ड, रदरफोर्ड failed to explain Maxwell's theory of EM radiation। हम उससे EM का मतलब पूछना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, दैट इज, इस लाइन को अंडरलाइन करके लिखेंगे, रदरफोर्ड failed to explain the electronic structure of an atom, electronic structure of an atom नहीं, क्योंकि रदरफोर्ड मैक्सवेल फिजिक्स था, फिजिक्स वाला, फिजिक्स मतलब फिजिक्स की फील्ड से था, केमिस्ट था। फिजिक्स तो ये भी था बट इसने इतना नहीं सोचा था
कि इसकी थ्योरी मेरे पे लगेगी नहीं लगेगी। ठीक है, और कुछ जनाब सोच लो। ही फेल्ड टू एक्सप्लेन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अब इस लाइन को मुझसे अभी मत पूछना, 3 क्लास के बाद पूछना, खुद ही समझ में आ जाएगी। पता है जैसे बच्चों के डाउट्स होते हैं ना, उससे एक चीज़ ज़रूर पता समझ में आती है बच्चों का सोचने का तरीका लेवल कितना है। और कुछ कुछ बच्चों के ऐसे सोच डाउट सुन के समझ में आता है कि तुम बेटा जेई से बहुत दूर हो। तुम्हें नहीं कह रहा मैं उठाने की, तुम अपने ऊपर ले लो। जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना, तो एक टीचर कंक्लूड कर लेता है कि किस लेवल का डाउट पूछ रहा है ये, या क्या इसके दिमाग में चल क्या रहा है। उससे ये समझ लेता है कि तुम कितने कितने पानी में हो जेई के। जेई में नहीं आने वाला कि रदरफोर्ड ने किस साल में करा था। जो जेई में आएगा वो पूछो, 10 बार बताने का मन करता है। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ तक होता है रदरफोर्ड मॉडल ख़त्म। रदरफोर्ड मॉडल ने थॉमसन को फेल करा, मैक्सवेल ने रदरफोर्ड को फेल करा। और मैक्सवेल को किसी ने फेल नहीं करा क्योंकि मैक्सवेल ने कोई मॉडल दिया ही नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट मॉडल आने से पहले पहले कुछ कुछ क्या आई, एक्सपेरिमेंट्स आई, कुछ कुछ नई नई चीज़ें पता चली, और उसको पढ़ने वाले अब जो पढ़ाऊंगा वो प्योर फिजिक्स है, केमिस्ट्री नहीं है। मैं फिर पहले 2-4 चीज़ें मैं कंक्लूड कर देता हूँ जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कल उस दिन पढ़ा था k/1q2/r², ये फिजिक्स था। जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको पढ़ाऊंगा वेव। और वेव इतना बड़ा टॉपिक है कि पूरी 12th क्लास में पार्ट 2 3rd चैप्टर पूरा वेव है। जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो पूरा एक चैप्टर है 12th क्लास का फिजिक्स का। इसलिए मैं फिजिक्स नहीं बताऊंगा आपको। जितना मेरे काम की चीज़ है मैं वही बताऊंगा, जितना मेरे को केमिस्ट्री में रिक्वायरमेंट है और जितना आपके लिए जानना ज़रूरी है। ठीक है, लिखे वेव। लिखो सबसे पहले वेव क्या होता है। इट इज़ अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर without the actual mass is transferred. It is a mode of energy transfer without the actual mass transfer. इस ट्रांसफर हटा दो, इंग्लिश अच्छी लग नहीं रही। विदाउट द एक्चुअल मास ट्रांसफर। ठीक है जी, सुनो ध्यान से। मान लो मेरे हाथ में एक बॉल है और मैं बॉल को दीवार में मारता हूँ, तो दीवार पर क्या मैंने कुछ एनर्जी दी है नहीं दी है? दीवार पर जब कोलाइड को दी है तो मैंने क्या दी है, साथ में एक बॉल फेंक के मारी है। बॉल के पास क्या था, मास था। तो मैंने वहाँ तक एनर्जी कैसे पहुँचाई है, मास से। तो ये वेव नहीं है, ये वेव नहीं है। वेव क्या होता है कि यहाँ से लेके वहाँ तक एनर्जी तो चली जाए बट मास ना जाए। एनर्जी तो चली जाए बट मास ना जाए। फॉर एग्जांपल लाइट, साउंड वेव। अब यहाँ से ये सोर्स, तुम हो रिसीवर, सोर्स से रिसीवर तुम हो। तुम पे लाइट आ रही है, लाइट वेव लाइट आ रही है, तुम्हारी आई बॉल तक आ रही है, तुम्हारी स्किन तक आ रही है। कोई मास आ रहा है? नहीं, कोई मास नहीं आ रहा। तो ये क्या है, एक वेव की प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, चलो ऐसा समझो कि तुमने एक ठहरा हुआ पानी था, ठहरा हुआ पानी समझते हो, स्टिल वाटर। तुमने पत्थर लिया, फेंक के मारा, पत्थर के पास मास था, हाँ। आपने फेंक के मारा, कहाँ गया पत्थर के पास? एनर्जी थी, मास दी, मास के थ्रू आपने एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र करी, पानी में। और पानी ने उस एनर्जी को वेव की फॉर्म में लहरा के आसपास कर दिया। तो ये क्या थी, वेव्स। नहीं तो एक और समझ लो एग्जांपल, अर्थक्वेक सुना है? अर्थक्वेक, हर अर्थक्वेक का एक एपिसेंटर होता है, सुना है अपने एपिसेंटर? इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर मान लो यहाँ है। ठीक है, कि मान लो एपिसेंटर नोएडा में आया है या फिर कहीं और आया है, या फिर मान लेते हैं कि गाजियाबाद में आया है। तो उसके इफ़ेक्ट्स यहाँ तक भी आते हैं। तो क्या होता है, एपिसेंटर मतलब यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, और अर्थ को एक जार प्रोपेगेट कर रही है वेव्स। तो कोई मास थोड़ी कर रहा है प्रोपेगेट, वो तो एनर्जी प्रोपेगेट कर रही है दूर दूर तक। तो ये क्या है, वेव्स हैं। आपने सुना सिस्टमेटिक, मतलब एक, कौन सी बताओ बताओ?
सिस्टमेटिक सिस्मेटिक होता है, सिस्मेटिक होता है वैसे तो, सिस्मिक वेव्स सिस्मिक, हाँ शाबाश यही होता है, ये अच्छा लग रहा है सुनने में, यही होता है। आगे सुनो, ठीक है। अब मान लो करंट है, अब बच्चे ने पूछा तो करंट क्या है, बेटा एक बात बताओ करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज जब जा रहे हैं तो चार्ज को कैरियर्स ज़रूरत होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या तो आयंस होते हैं, जब आयंस जाएंगे तभी तो चार्ज जाएगा, तो आयंस के पास मास होता नहीं होता, होता है, तो फिर करंट वेव क्या हुई, नहीं हुई, साउंड वेव है एक तरह की। तो बेटा वेव एक मीडियम में ट्रेवल करती है, ये भी कंडीशन होती है। फिर देखो वही उसी पर आ रहे, खींच खींच तांग के उसी पर आ रहे हो, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा। और क्या इस चैप्टर में वेव कोई डिफाइन नहीं करने के लिए वेव कह रहा, तुम्हें जितना दिमाग खाना है तुम सर का खाओ, वो खुश होंगे इसमें, ठीक है, तो मेरा भी खाओ बट केमिस्ट्री में खाओ ना। साउंड भी एक वेव है, और इतना तो पता है कि वेव को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। अब यार ये तो मैं मान के चलता हूँ कि तुम्हें पता होनी चाहिए बात, कि ये भी मैं बताऊँ, वेव नीड्स अ मीडियम, तुम्हें चलने के लिए पैर चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट है तो, ठीक है, कोई डाउट। अब हमें कुछ कुछ वर्ड डिफाइन करने, पहले सुन लो, पहला होता है वेवलेंथ, इसको लिखते हैं लैम्डा से, इधर देखिए ध्यान से, देखो ठीक है, वेवलेंथ होती क्या है पहले समझ लो, नाम बता रहे वेव की लेंथ, एक वेव की लेंथ वेवलेंथ, मैं बोलूँगा डिस्टेंस कवर्ड इन वन वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट का क्या कलेश है इसको समझ लो, डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव फ्रंट। देखिए वेव फ्रंट क्या होता है, वेव्स आप कुछ भी मान सकते हो, किसी भी तरीके की वेव्स मान सकते हो, तो मैं वेव फ्रंट बोल किसको रहा हूँ तो समझ लो पहले इसको अच्छे से। एक वेव यहाँ से शुरू हुई, क्या इस पॉइंट पर रिपीट करा उसने, नहीं, ये नीचे गई, इस पॉइंट पर रिपीटिशन आई, ये, और इस पॉइंट पर दोबारा वैसी बन रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं वन, ये होता है वेव फ्रंट, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बोलूँगा लैम्डा, ठीक है। दोबारा सुन लो, मान लो इसको तुम वेव फ्रंट बोल रहे हो, यहाँ से तुम मतलब क्या बोल रहे हो, यहाँ से तुम कंपेयर करना चाह रहे हो, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या ये है, नहीं, अगली बार यहाँ पर आया तो ये और ये एक वेव फ्रंट बोला जाता है, ठीक है। इधर देखो, इधर देखिए जनाब, इसको अपर वाले को बोलते हैं क्रेस्ट, है जनाब, इसको बोलते हैं ट्रो, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको इसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ तो ये होगा ना, नेक्स्ट बार रिपीटिशन आई, तो कहीं कहीं बुक्स में सुना होगा डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट क्रेस्ट, तुमने ये पढ़ रखा होगा, बात तो वही हुई, नहीं, या फिर यहाँ से तुमने इसके रिस्पेक्ट में पढ़ा, अगली बार रिपीटिशन का आएगी यहाँ पर आएगी, तो ये जो डिस्टेंस होगा क्या ये वेवलेंथ होगा नहीं होगा, होगा, कुछ पढ़ लो तुम्हारी मर्जी, यहाँ से लेके यहाँ तक कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक का कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक का कर लो कर। अब मान लो तुमने वेव्स अलग बनाई, तुम्हारी वेव्स कुछ ऐसी बनी है, ठीक है, मैंने कहा वेवलेंथ, यहाँ से देख लो रिपीटिशन यहाँ पर आएगी अगली बार, तो ये वेवलेंथ है, तुमने यहाँ से इसको रेफरेंस माना, अगला यहाँ रिपीट हो रहा है, ये लैम्डा ही है, ठीक है जनाब, बोलिए, इस मैक्सिमम डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, पता होगा ऐसा कुछ, चलो छापो इसको पहले लिखो, अच्छा एग्जांपल लिख लेना, साउंड वेव, और कौन सी वेव्स होती हैं, लाइट भी एक वेव है, फोटोन के पास, फोटोन क्या है, पार्टिकल थोड़ी है, पार्टिकल है, मास है पार्टिकल, पता नहीं, डुअल नेचर है, एनर्जी पैकेट्स है, और जाते भी है ना चिन्ने मिन्ने मिन्ने ना के बराबर, है ना। पंजाबी में ना एक वो कहते हैं कहावत है, जैसे कभी गिर जाए, चोट लग जाए, कुछ हो जाए, मिट्टी पाओ, मिट्टी मतलब भाड़ में छोड़ दो, निगलेक्ट कर दो, तो फोटोन आ भी रहा है ना,
इतना कम मास लेके आता है कि हम कहते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, 1000 फोटोन भी आ जाएंगे ना, मैं कहूँ 10 करोड़ फोटोन्स भी आ जाएंगे। इलॉन मस्क के पास 50 लाख करोड़ रुपए थे, वो नानी के घर गया, 1000 रुपये दिए नानी ने, अगले दिन क्या बोलेगा मेरी नेटवर्थ 50 लाख करोड़ रुपए और 1000 रुपये हो गई है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब मैं इसमें भी वेव को दो दो प्रकार से लिखवाता हूँ, ट्रांसलेशनल वेव्स होती हैं और एक जब वेव का प्रोपगेशन का और वेव की डायरेक्शन सेम हो, वेव प्रोपगेट करती है जो उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो, आप वेव को भी दो पार्ट में लिख सकते हो, बट काम की चीज़ नहीं है वो, मत मजबूर करो फिजिक्स पढ़ने के लिए। वेव्स भी अब दो टाइप की होती हैं, ट्रांसफेरेंस वेव्स होती हैं, ट्रांस लॉन्गिट्यूडनल ट्रांस, जब जहाँ डायरेक्शन होती है वेव प्रोपगेट कर रही है वही डायरेक्शन वेव की भी है, तो वो कुछ एक वेव है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर है ऑसिलेट वो इधर कर रही है तो कुछ और है। हमें क्या लेना देना है, फिजिक्स भाड़े में गई। हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम पहले केमिस्ट्री को कबाड़ करेंगे फिर फिजिक्स पे आएंगे। पहले मेक श्योर कर लो तुम्हें केमिस्ट्री से नफरत हो जाए, फिर फिजिक्स पढ़ूंगा ना मैं, कि तुम्हें केमिस्ट्री से ही प्यार हो जाए। नहीं होगा प्यार, नहीं होगा। अच्छी लगती है, हैं अच्छी लगती है। मेरी 3rd रैंक आई थी बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में, मज़े आएंगे था। और जब ऑर्गेनिक नवंबर के महीने में शुरू होगी, अभी मई का महीना चल रहा है ना। वो सोचो ना जो अभी हाथ में है, मेरा बच्चा कैसा होगा, अबे जब हो है ही नहीं बच्चा तो सोचना ही क्यों, जब होगा तब देखेंगे ना। ऑर्गेनिक मुश्किल लगेगी आसान लगेगी, बगल में खड़ी ऑर्गेनिक है नहीं, कब आएगी 5 महीने बाद, तब देखेंगे। और देख चैप्टर, मुंह खोलते के साथ ही ना बच्चा पता चल जाता है कि चैप्टर, अबे ब्रांच है पूरी वो। चैप्टर कौन सा है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फिजिकल, ये क्या चल रहा है बताओ। फिजिकल क्यों, फॉर्मूलेस दिख रहे हैं बस, पहले वाले में फॉर्मूले थे, मोल अवोगैड्रो नहीं था, पढ़ाई क्या है फिर तुमने, था ना। हाँ तो फिर वो क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री है। नीट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता। अब तुम कहोगे इनऑर्गेनिक कौन सी होती है, विदाउट, विदाउट नीट। हो गया यहाँ तक। ये इसको मेंशन कर लिया, ये ट्रो, लिखो फ्रीक्वेंसी, ऐसे को वी बना के टेढ़ा कर देना इसको, और बोलते हैं न्यू, NEU, न्यू, न्यू म्यू कुछ बोल लो, न्यू। चलो टू बी कंटिन्यूड, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए।